फ्रेज फर्स्ट वर्ड इज स्टिल। स्टिल का मतलब होता है कोई चीज़ जो पास्ट में हो रही थी बट वो अभी तक कंटिन्यू है, अभी भी हो रही है। तो हिंदी में जो हम यूज़ करते हैं अभी भी, इंग्लिश में उसको बोलेंगे स्टिल। मेरी पीठ अभी भी दर्द करती है। माई बैक स्टिल हर्ट्स। माई बैक स्टिल हर्ट्स। स्टिल का मतलब अभी भी, हर्ट का मतलब होता है दर्द करती है या मुझे तकलीफ देती है। और पीठ के लिए हम बोलेंगे बैक। मैं अभी भी भूखा हूँ, मतलब मैं भूखा था, मे बी मैंने कुछ खाया है बट मेरा पेट नहीं भरा है, तो मैं अभी भी भूखा हूँ। तो जो चीज़, भूख लगने का प्रोसेस पास्ट में हो रहा था बट अभी भी कंटिन्यू है। आई एम स्टिल हंग्री। आई एम स्टिल हंग्री। स्टिल का मतलब अभी भी और हंग्री का मतलब भूखा। मैंने अपनी शर्ट सूखने के लिए डाली हुई थी। थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया था तो वो थोड़ी नम लग रही थी, थोड़ी गीली थी। अभी मैंने फिर से उसे चेक किया तो वो अभी भी थोड़ी सी नम महसूस हो रही है, अभी भी थोड़ी गीली लग रही है। दिस शर्ट स्टिल फील्स अ बिट डैम्प। दिस शर्ट स्टिल फील्स अ बिट डैम्प। बिट का मतलब होता है थोड़ा, डैम्प का मतलब होता है नम। मेरे बच्चे की ना एक हैबिट है, हाफ खाना खाते ही उसका एक सेंटेंस आ जाता है, आई एम डन, आई एम डन। और मुझे उसको बताना पड़ता है कि अरे अभी भी आपकी थाली में बहुत सारा खाना है। देयर स्टिल लॉट्स ऑफ फूड ऑन योर प्लेट। देयर स्टिल लॉट्स ऑफ फूड ऑन योर प्लेट। दैट शोज ना कि खाना पहले भी था थाली में और खाना अभी भी है, तो वी विल यूज स्टिल। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज टिपटो। टिपटो का मतलब होता है एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाकर चलना। जैसे कि हम दबे पांव चलते हैं या फिर कोई चीज़ का हाइट ज़्यादा होता है और हमें अपनी एड़ियों पे खड़े होना पड़ता है, तो उस सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे टिपटो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे किचन की जितनी भी शेल्फ है उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है और जो भी मेरे साथ किचन में आते हैं मेरे रिलेटिव, तो मुझे उनको बताना पड़ता है कि शेल्फ तक पहुँचने के लिए आपको अपने पंजों पर खड़ा होना पड़ेगा। You have to stand on your tiptoes to reach the shelf. You have to stand on your tiptoes to reach the shelf. Shelf का मतलब होता है दराज और reach का मतलब होता है पहुंचना। किसी जगह पर, मीटिंग रूम में या आपके घर में कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात चल रही है या कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है और तभी आपका फ़ोन बजता है या किसी रीज़न से आपको वहाँ से उठना पड़ता है एंड यू डोंट वांट टू डिस्टर्ब अदर्स, वेल इन दैट केस ऑल्सो यू विल यूज टिपटो। नेहा चुपचाप दबे पाँव कमरे से बाहर चली गई। नेहा टिपटोड क्वाइटली आउट ऑफ द रूम। नेहा टिपटोड क्वाइटली आउट ऑफ द रूम। जो लोग रात को लेट तक काम करते हैं उनके साथ तो ये बिल्कुल होता होगा कि उन्हें मिडनाइट भूख लगती है एंड उस सिचुएशन में टाइमिंग बहुत ऑकवर्ड है, तो अगर आपको किचन में जाना है तो दबे पाँव ही जाना होगा। मैं दबे पाँव रसोई में गया। आई वेंट टू द किचन ऑन टिपटो। आई वेंट टू द किचन ऑन टिपटो। मेरे पुराने घर का जो गार्डन था वहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ हुआ करती थी और मुझे अपने पंजों पे वहाँ चलना पड़ता था क्योंकि मैं किसी भी चींटी पर कदम नहीं रखना चाहती थी। I used to tiptoe in my garden as I didn't want to step on any ant. I used to tiptoe in my garden as I didn't want to step on any ant. Step का मतलब होता है कदम रखना, ant का मतलब होता है चींटी और used to का मतलब होता है अभ्यस्त या आदि। जो हम बात करते हैं पास्ट में बीती हुई उन चीज़ों और स्थितियों की जो अब नहीं होती हैं। हम ऐसा किया करते थे बट आज के संदर्भ में वो चीज़ें अब नहीं हैं, अब वो लागू नहीं होती और अब वो सत्य नहीं है। तो जो टर्म हमने पढ़ी थी स्टिल, कि वो चीज़ अभी तक हो रही है, ये एक तरह से उसका ऑपोजिट टर्म है यूज्ड टू, हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल, हम दिल्ली में रहते थे। वी यूज टू लिव इन दिल्ली। वी यूज टू लिव इन दिल्ली। हम रहते थे पर अब नहीं रहते हैं। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। मेरी नई नौकरी वास्तव में कठिन है, मैं इसे डील नहीं कर पा रहा हूँ। नई नौकरी मतलब नई परिस्थितियाँ, नई सिचुएशंस, नई जिम्मेदारियाँ। किसी कठिन परिस्थिति से सफलतापूर्वक निपटना या सामना करना को इंग्लिश में बोलते हैं कोप। माई न्यू जॉब इज़ रियली टफ, आई कैंट कोप। माई न्यू जॉब इज़ रियली टफ, आई कैंट कोप मतलब मैं अपनी नई नौकरी के साथ डील नहीं कर पा रहा हूँ। One of my friends is doing doctorate, वो भी 3 बच्चों के साथ। And many times I ask her, 3 छोटे बच्चों को संभालना और पढ़ाई करना कठिन होता होगा। It must be difficult to cope with 3 small children and study.
इट मस्ट बी डिफ़िकल्ट टू कोप विथ 3 स्मॉल चिल्ड्रन एंड स्टडी, मतलब उसके लिए बच्चों को संभालना और साथ ही पढ़ाई करना, ये सब चीज़ें डील करना मुश्किल होता होगा। जब हम किसी को पेय पदार्थ या खाना सर्व कर रहे होते हैं, डाल रहे होते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमें बता देगा कि उसे कितना चाहिए, रोक देगा, और हम हिंदी में उसे इस तरह से पूछते हैं कि बता देना कितना दे दूँ, इस तरह से हम पूछते हैं। लेकिन जब हमें यही चीज़ इंग्लिश में पूछनी होती है तो हम बोलते हैं से व्हेन। इसका मतलब ये होता है टेल मी व्हेन टू स्टॉप, और इसके रिप्लाई में सामने वाला भी बोलता है व्हेन। हालांकि इसके अलावा आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, थैंक यू, दैट्स इनफ, आई एम डन। नाउ दिस सेंटेंस इज क्वाइट कॉमन। हमारी फ्रेंड या हमारी फैमिली में कोई भी ऐसी फीमेल जो काजल लगाती है, मस्कारा लगाती है, कॉस्मेटिक्स यूज़ करती है, और वो जब रोती है तो हम उसको चुप कराने के लिए बोल देते हैं कि अरे रो मत, काजल ख़राब हो जाएगा या काजल फैल जाएगा। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट क्राई योर काजल विल स्मज। डोंट क्राई योर काजल विल स्मज। स्मज का मीनिंग होता है किसी चीज़ की सतह पर उसका धुंधला निशान या किसी चीज़ का रगड़ने से गंदा हो जाना या फैल जाना। तुम्हारा मेकअप खराब हो गया है या तुम्हारा मेकअप फैल गया है, योर मेकअप इज स्मज्ड, योर मेकअप इज स्मज्ड। मैंने शायद अपनी आंखें मलते समय इसे फैला दिया था। आई प्रोबेबली स्मज्ड इट वाइल रबिंग माई आईज। आई प्रोबेबली स्मज्ड इट वाइल रबिंग माई आईज। प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, रब का मतलब होता है रगड़ना या मलना। मैं अपनी फैमिली के साथ महीने में एक बार बाहर खाना खाती हूँ। I eat out once a month with my family. I eat out once a month with my family. बाहर खाने को इंग्लिश में बोलते हैं eat out। महीने में एक बार, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे once a month, once a month। जब मौसम अच्छा होता है तो हम बाहर खाना पसंद करते हैं। When the weather is nice, we like to eat outside. When the weather is nice, we like to eat outside. अब यहाँ पे हमने दो तरह के सेंटेंस बनाए। एक सेंटेंस में हमने बोला ईट आउट। ईट आउट का मतलब होता है घर से बाहर, रेस्टोरेंट या होटल में खाना खाना। और दूसरे सेंटेंस में हमने बोला ईट आउटसाइड। इसका मतलब होता है फिजिकली हमने बाहर बैठ के खाना खाया, जैसे कि पार्टियों, आपका आंगन या गार्डन में बैठ के आपने खाना खाया, तो उसको बोलेंगे ईट आउटसाइड। वैसे आप कितनी बार बाहर खाना खाते हो? हाउ ऑफन डू यू ईट आउट? हाउ ऑफन डू यू ईट आउट? हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। अगर हमें बोलना होता महीने में 2 बार तो हम बोलते ट्वाइस अ मंथ, ट्वाइस अ मंथ। अगर हमें बोलना है दिन में 2 बार तो हम बोलेंगे ट्वाइस अ डे। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। दिन में 3 बार के लिए इंग्लिश में बोलेंगे थ्राइस अ डे। ये दवा दिन में 3 बार लें। टेक द मेडिसिन थ्राइस अ डे। टेक द मेडिसिन थ्राइस अ डे। नेक्स्ट वर्ड इज सिमर डाउन। सिमर डाउन का मतलब होता है जब कोई क्रोध या उत्तेजना यानी कि एक्साइटमेंट की स्टेज में होता है, उसके बाद उनको शांत करवाना। जैसे कि हम बोलते हैं काम डाउन। फॉर एग्जाम्पल, जब क्लास में इंटरवल के बाद बच्चे बहुत ही एक्साइटेड मूड में होते हैं और टीचर को उनको वापस पढ़ाने के लिए बिठाना है, तो वो उनको पहले थोड़ा शांत करवाएंगी कि ठीक है, सब लोग पहले शांत हो जाओ, हमारा नया लेसन शुरू करने का समय आ गया है। सो गेट बैक टू वर्क। तो सेंटेंस बनाते हैं। Okay, everyone simmer down, time to start our lesson. Okay, everyone simmer down, time to start our lesson. लेसन का मतलब होता है पाठ या अध्याय। आपके शांत होने के बाद मैं आपसे बात करूंगी। I will talk with you after you simmer down. I'll talk with you after you simmer down. जब आप शांत हो जाओगे मैं तभी आपसे बात करूंगी। हमारे पास अगर किसी चीज़ की कमी हो तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट ऑन समथिंग, शॉर्ट ऑन समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कैश की कमी है, नकदी की कमी है, तो मैं उसको बोलूँगी शॉर्ट ऑन कैश। आई एम शॉर्ट ऑन कैश। आई एम शॉर्ट ऑन कैश। आपके खुद के पास नकदी नहीं है और कोई आपसे उधार मांगने आ जाए तो आपको उसे बताना ही पड़ेगा कि मेरे पास अभी नकदी की कमी है, इसलिए मैं आपको कुछ भी उधार नहीं दे सकता। आई एम शॉर्ट ऑन कैश राइट नाउ, सो आई कैंट लैंड यू एनीथिंग। आई एम शॉर्ट ऑन कैश राइट नाउ, सो आई कैंट लैंड यू एनीथिंग। अभी के लिए इंग्लिश में बोलेंगे राइट नाउ, और उधार को इंग्लिश में बोलते हैं लैंड। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी। मेरे शहर में जो अस्पताल है वो काफ़ी अच्छा है, वेल इक्विप्ड है, पर वहाँ नर्सों की कमी है। अस्पताल में नर्सों की कमी है। द हॉस्पिटल इज़ शॉर्ट ऑन नर्सेज। द हॉस्पिटल इज़ शॉर्ट ऑन नर्सेज।
कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि ये बात तुम मुझे तो बोल रहे हो, लेकिन ये बात तुम्हारी उसके मुंह पे कहने की हिम्मत नहीं है। आई डोंट थिंक यू हैव द गट्स टू से दिस इन फ्रंट ऑफ हिम। आई डोंट थिंक यू हैव द गट्स टू से दिस इन फ्रंट ऑफ हिम। गट्स का मतलब होता है हिम्मत और फ्रंट का मतलब होता है सामने। Yesterday my friend visited me with her 2 years old baby। और उसके बच्चे ने मेरी डाइनिंग टेबल पे पड़े हुए संतरों को छिलके सहित खाने की कोशिश की। एंड आई वार्नड हिम, आप संतरे को छिलके सहित नहीं खा सकते। यू कैंट ईट ऑरेंज विद द राइंड। यू कैंट ईट ऑरेंज विद द राइंड। राइंड का मतलब होता है फलों और खाद्य पदार्थों की जो कठोर भारी परत या लेयर होती है जिसको कि खाया नहीं जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल नींबू, संतरा या तरबूज का छिलका जिसको कि हम ऐसे खा नहीं सकते हैं। गुदगुदी करना को इंग्लिश में बोलते हैं टिकल। मुझे गुदगुदी मत करो, डोंट टिकल मी, डोंट टिकल मी। कभी कभी कोई व्यक्ति हमें इंटेंशनली ना सही लेकिन हमें गुदगुदी कर रहा होता है, हमें गुदगुदी हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मसाज करवा रहे हैं या पैर दबा रहे हैं और अचानक से हम उसे बोलते हैं कि अरे रोको इसे, मुझे गुदगुदी हो रही है। स्टॉप इट, यू आर टिकलिंग मी। स्टॉप इट, यू आर टिकलिंग मी। सर्दी या जुकाम होने पर हमारे नाक में गुदगुदी होती है। मेरी नाक में गुदगुदी हो रही है, मुझे लगता है मुझे छींक आ जाएगी। माई नोज इज टिकलिंग, माई नोज इज टिकलिंग। आई थिंक आई एम गोइंग टू स्नीज, आई थिंक आई एम गोइंग टू स्नीज। गोइंग टू का मतलब होता है मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। स्नीज का मतलब होता है छींकना, मतलब मैं छींकने जा रहा हूँ। आपने कभी नोटिस किया होगा, कभी कभी हमारी सराउंडिंग में ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ही गुदगुदी होती है और अक्सर हम उनको पूछते हैं कि क्या तुम्हें ज़्यादा गुदगुदी होती है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आर यू टिकलिश, आर यू टिकलिश। टिकलिश का मतलब होता है कि अगर आपकी स्किन को कोई हल्के से भी छू देता है तो तुरंत आपको हंसी आ जाती है, जिसको बहुत गुदगुदी होती है। जो बहुत ही सेंसिटिव टाइप के लोग होते हैं तो उनको बोलते हैं टिकलिश। मुझे पैरों में ज़्यादा गुदगुदी होती है। आई एम टिकलिश ऑन द फीट, आई एम टिकलिश ऑन द फीट। पैर को इंग्लिश में बोलते हैं फुट और उसकी प्लूरल फॉर्म होती है फीट। कभी हम बच्चों के साथ मस्ती करते हुए उन्हें गुदगुदी करते हैं और बोलते हैं इसे गुदगुदी करो, इसे बाहों के नीचे बहुत गुदगुदी होती है। ही इज टिकलिश ऑन द अंडर आर्म्स, ही इज टिकलिश ऑन द अंडर आर्म्स। बाहों को बोलते हैं अंडर आर्म। जब भी हम कपड़ों की शॉपिंग करने जाते हैं तो हम दुकानदार से अक्सर पूछते हैं कि भैया इस पे रोई तो नहीं निकल जाएंगे, इस फैब्रिक पे रोई तो नहीं निकल जाएंगे। तो रोई निकलने का मतलब आप समझते हैं जब कपड़े का यूज़ करने के बाद उसकी सतहों पर धागों की छोटी गेंदें बन जाती हैं, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं बबल। बबल, इसकी स्पेलिंग होती है BOBBLE, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बबल। यहाँ ओ साइलेंट होता है। अब देखो, मैंने ये स्वेटर केवल 2 बार पहना है और इसमें पहले से ही रोई निकलना शुरू हो गया है। आई हैव ओनली वॉर्न दिस स्वेटर ट्वाइस एंड इट्स ऑलरेडी बिगन टू बबल। I have only worn this sweater twice and it's already begun to bubble। have के साथ हमेशा verb की थर्ड फॉर्म आती है, तो worn wear की थर्ड फॉर्म होती है। मतलब मैंने अभी तक सिर्फ इसे 2 बार पहना है, पहन चुकी हूँ ना मैं इसे, तो थर्ड फॉर्म ऑफ wear is worn। twice का मतलब होता है 2 बार, already मतलब पहले से ही। begin का मतलब होता है, begin होता है begin की थर्ड फॉर्म। begin का मतलब होता है शुरू हो गया है। रोए के लिए इंग्लिश में दूसरा वर्ड होता है पीलिंग। यह कपड़ा मुलायम है लेकिन रोए निकलते हैं। दिस फैब्रिक इज सॉफ्ट बट इज प्रोन टू पिलिंग, बट इज प्रोन टू पिलिंग। प्रोन का मतलब होता है प्रवृत्ति। ये कपड़ा अच्छा है लेकिन इसमें रोए आने की प्रवृत्ति है। इस तरह की डिस्कशन हम अधिकतर कपड़े खरीदते हुए करते हैं, आपस में करते हैं कि कपड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन रोए निकलेंगी, लेना है कि नहीं लेना है। तो रोए निकलने की प्रवृत्ति को आपने देखा कि प्रोन टू पिलिंग बोलते हैं। इसके अलावा इसको पिलिंग टेंडेंसी भी बोल सकते हैं कि इस कपड़े में रोए आने की प्रवृत्ति होती है। दिस फैब्रिक हैज़ पिलिंग टेंडेंसी, दिस फैब्रिक हैज़ पिलिंग टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब भी होता है प्रवृत्ति। तो आपने देखा इंग्लिश में रोए के लिए हमने यूज़ किया बबल्स, पिलिंग। एक और वोकैब होती है इसके लिए जिसको बोलते हैं फज बॉल्स या लिंट बॉल्स, जिसका मतलब भी यही होता है रोए की गोलियां, कपड़ों पर आने वाली डेवलप होने वाली रोएदार गोलियां, जिसको बोलते हैं फज बॉल्स। कुछ बार पहनने के बाद मेरी जैकेट में रोए निकल गए हैं। आफ्टर अ फ्यू वियर्स माई जैकेट हैज़ डेवलप्ड फज बॉल्स। आफ्टर अ फ्यू वियर्स माई जैकेट हैज़ डेवलप्ड फज बॉल्स। फ्यू वियर्स का मतलब होता है कुछ बार पहनने के बाद,
डेवलप का मतलब होता है विकसित होना। तो इस तरह से हम अपनी बात को इंग्लिश में बोल सकते हैं। हमारी ग्रामर कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जब तक हमारी शब्दकोश में शब्द ही नहीं होंगे, वर्ड्स नहीं होंगे, हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। So that's all for today, friends. See you next video. I hope you liked my video. You are liking, of course. Thank you so much. Subscribe my channel for getting more videos. See you soon. Take care.